बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तुबा फ़हाद और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल तुबा फ़हाद चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर गोइंग वेल। ओके गाइस, तो जो है आज का जो टॉपिक है वो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स है एंड साइंटिफिक मेथड है। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स से, लेकिन चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। ठीक है, स्टार्ट अवर लेक्चर। फर्स्ट टॉपिक था वो था ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स का। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को हमने डिस्कस कर लिया था। मैंने आपसे कहा था कि जो सेकंड टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब जो है हम इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स डेली लाइफ के अंदर देख रहे हैं। आप देखिए आपके इर्द गिर्द अगर हम ऑब्ज़र्व करें, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट योर ऑब्जर्वेशन, अगर आप गौर करेंगे चीज़ों के ऊपर तो आपको नज़र आएगा कि आपके इर्द गिर्द जो है तमाम फिज़िक्स बिखरी हुई है। जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके तरफ नेचुरली भी हो रही हैं, नेचुरल फिनोमेनन भी चल रहे हैं, उन सब में क्या है आपके पास फिज़िक्स है। अब हम जब डेली रूटीन की बात करें, डेली लाइफ से आपको बताने का गाइस मकसद ये होता है ताकि आपकी समझ में आए, आपके कॉन्सेप्ट इस तरह क्लियर हो, यस ये भी फिज़िक्स है, जी ये भी फ़िज़िक्स है, इस तरह भी फ़िज़िक्स है। तो इसलिए सबसे पहले जो एग्जांपल हम देख रहे हैं वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में आपके पास इलेक्ट्रिक फ़ैन आ जाता है, इलेक्ट्रिक आपके अच्छा जी, इसमें आपके पास इलेक्ट्रिक फ़ैन आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब आ गया आपके पास, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, और जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो हमारे पास किस में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक फ़िज़िक्स में आ जाते हैं। और इसे जो है हमारे पास हम यूज़ कर रहे हैं डेली रूटीन के अंदर। नेक्स्ट हम जो हमारा आ रहा है वो क्या है, सेकंड जो हमारी इम्पोर्टेंस आ रही है वो है आपके पास व्हीकल्स। अब देखिए दूर दराज के इलाकों को कवर करने के लिए जब हमें ट्रैवल करना होता है, दूर दराज के इलाकों में जाना होता है, जब आपने ट्रैवल करना होता है, बहुत माइल्स का जो है डिस्टेंस कवर करना होता है, तो आप डिफरेंट व्हीकल्स यूज़ कर रहे हो। इन तमाम व्हीकल्स के अंदर इंजन्स मौजूद हैं। ये तमाम इंजन्स एक आपके पास प्रोसेस जो कि थर्मोडायनामिक कहला रहा होता है, ये थर्मोडायनामिक पे काम कर रहे होते हैं। इनके इंजन्स जो होते हैं वो थर्मोडायनामिक पे काम कर रहे होते हैं। थर्मोडायनामिक को हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसके अंदर आप वर्क, हीट और एनर्जी को डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ठीक है, ये वो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वर्क, हीट और एनर्जी होगी। तो इंजन इस थर्मोडायनामिक पर बेस होता है, इस पे काम कर रहा होता है तमाम व्हीकल्स का। फिर आ जाते हैं हम लेज़र टेक्नोलॉजी पे। लेज़र से तो आजकल आप सब अवेयर ही हैं कि लेज़र क्या चीज़ है हमारे पास। तो जितनी भी लेज़र टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आपके पास डिफेंस के लिए यूज़ हो रही हैं। मेटलर्जी पे पहले आ जाते हैं हम। मेटलर्जी के अंदर भी आपके पास लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। मेटलर्जी एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं या प्योरीफाई करते हैं, क्योंकि देखिए मेटल्स हमारे पास मिनरल्स के अंदर होते हैं, मिनरल्स के फॉर्म में। मिनरल्स के अंदर आपके पास सॉइल भी है, रॉक्स भी हैं, डिफरेंट किस्म के मिनरल्स और भी लगे हुए हैं। ठीक है, जो उसमें से हमें मेटल निकालना है, तो मेटल को जो प्यूरीफाई करने का जो तरीका होगा उसके अंदर भी लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होगी। फिर आ जाता है हमारे पास डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम के अंदर भी लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अच्छा जी, अब ये लेज़र टेक्नोलॉजी ये सब किस पे काम कर रही है, हमारे पास एटॉमिक फ़िज़िक्स पे काम कर रही है। अब आ जाते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पे। तो हम कह रहे हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान भी है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। देखिए आपके पास इस वक्त जो डायग्राम है उस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यूरेनियम, हम न्यूक्लियर एनर्जी में असल में करते क्या है कि यूरेनियम को स्प्लिट करते हैं। यूरेनियम को जब हम स्प्लिट करते हैं तो इसमें से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी क्या करेगी, अब आपके पास आपके वाटर को बॉयल अप करेगी, बॉयल अप होने की वजह से स्टीम प्रोड्यूस होगी, और स्टीम जो है इस टरबाइन को, ये जो टरबाइन आपके पास है इसको मूव करवाएगी, और इसके मूव करने के नतीजे में हमारे पास एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी।
गाइस देखिए, आपको मैंने सिंपल तरीके से बहुत समझाया और डायग्राम्स भी आपको शो की। इसका बताने का सिर्फ बेसिक जो पर्पस है वो ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत हमें जो है आपके विजुअली भी हाउ नो हो कि, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली वर्क के लिए हमारे पास फाइनेंशियली जो है ना बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है प्रैक्टिकली वर्क के लिए। तो क्योंकि अभी तो मेरा बिगनिंग है, स्टार्ट है। इंशाल्लाह ताला अगर आप लोगों ने मुझे इस सपोर्ट किया, इसी तरीके से सपोर्ट किया, बल्कि मुझे आप लोग का सपोर्ट अब और ज़्यादा चाहिए। अगर आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया तो मैं फर्दर एक आपके पास जो है ना टॉपिक लेके और आप लोगों को उसको प्रैक्टिकली समझाऊंगी कि प्रैक्टिकली हम जो है फिज़िक्स, क्योंकि देखें जो चीज़ हमें प्रैक्टिकली देख के समझने में मज़ा आता है ना, तो वो इस तरीके से पढ़ तो हम रहे हैं, हम इसे भी समझ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली का एक अलग मज़ा होता है। तो अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और ज़्यादा सपोर्ट किया तो फिर इंशाल्लाह ताला हम जो बायोलॉजी है, फिज़िक्स है और केमिस्ट्री है, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास साइंटिफिक मेथड। देखिए साइंटिफिक मेथड असल में आपके पास है क्या। साइंटिफिक मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी बेस पे साइंटिस्ट क्या करता है, किसी भी नेचुरल फिनोमिनान को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसके बारे में मालूमात करवा रहा है। अब उस साइंटिस्ट को एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट और रिलायबल, यानी कि जिस पे वो यकीन कर सके, उस नेचुरल फिनोमिनान के बारे में ऐसी सारे डेटा को कलेक्ट करना है। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले जो स्टेप होगा उसका वो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। सबसे पहले जो स्टेप होगा उसका क्या होगा, वो ऑब्जर्वेशन होगा। ऑब्जर्वेशन वैसे भी आप कॉमनली लाइफ के अंदर भी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। आपके इर्द गिर्द सारे प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे, इट मीन्स कि आपका ब्रेन जो है वर्क नहीं कर रहा। आपको पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से चीज़ों के अंदर चेंज आ रहा है। ये अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे ही रात होती है, रात होते ही आसमान पे सितारे निकल आते हैं, वो चमकते हैं, स्टार जो है आपके पास ट्विंकलिंग हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं, वाई दे आर शाइनिंग एट द नाइट, क्या वजह है, क्यों हो रहे हैं। इस क्यों, क्या और कैसे का जवाब जब हम ढूंढते हैं तो सबसे पहले तो हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन है। हमने ऑब्जर्व किया कि जब रात हो रही है तो हम देख रहे हैं सितारे चमक रहे हैं। अब ये सितारे क्यों चमक रहे हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है, उस रीज़न को हम क्या करते हैं फिर फाइंड आउट करते हैं उस बेस पे। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले ऑब्जर्व किया कि सितारे चमक रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारी थी ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। और अब नेचुरल फिनोमिना ने जो यूनिवर्स में हो रहे हैं उन्हें जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमारे पास सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे पास आ जाएगा वो डेटा कलेक्शन और हाइपोथेसिस होगा। अब हाइपोथेसिस क्या है, आपका एक नेक्स्ट स्टेप है साइंटिफिक मेथड के अंदर, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर तमाम डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप एक गैस लगा रहे हो। सिंपल हाइपोथेसिस ये है कि गैस लगाना भी उस पर वर्क नहीं हुआ, लेकिन आपने कहा ये इस तरीके से हो रहा है क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न है। अब आपने जो नेक्स्ट स्टेप आएगा हाइपोथेसिस के बाद, आपका आएगा थ्योरी का। अब आपने क्या करा, उस हाइपोथेसिस को, आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, उसको आपने टेस्ट किया, उसको टेस्ट करा आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जब एक्सपेरिमेंट आपने उसके ऊपर करा और आप इस नतीजे पे पहुंच गए कि जो ऑब्जर्वेशन आपने बनाई थी वो वाकई में सही है, जो ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस आपने ऑब्जर्व करके आपने एक हाइपोथेसिस बनाया था वो वाकई में सही है, तो अगर वो सही हो जाता है, अगर आप उसके कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि हाँ वाकई में जो थ्योरी आपने निकाली है, जो हाइपोथेसिस आपने निकाला था वो एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे वो बिल्कुल सही आ रहा है, तो आप इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि थ्योरी आपकी एक्सेप्ट कर ली गई है, थ्योरी आपकी एक्सेप्ट कर ली गई है। और जो थ्योरीज एक्सेप्ट कर ली जाती हैं वो क्या बन जाती हैं, आपके पास लॉ बन जाती हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए हमने क्या पढ़ा, साइंटिफिक मेथड पढ़ा। साइंटिफिक मेथड क्या है कि जितने भी नेचुरल फिनोमिनान हमारे पास हो रहे हैं
उन फिनोमिनान को हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। जब हमने उन्हें ऑब्जर्व किया तो उस ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए हमने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया और एक हाइपोथेसिस बनाया कि ये इस वजह से जो है ये काम हो सकता है। अभी ये मेरा वर्बल वर्क है कि मैंने जो है ये काम किया, अभी मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप जब आएगा थ्योरी का, तो इसमें मैंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करके चेक किया अपने हाइपोथेसिस को, क्या है ये सही है या नहीं है। अगर वो सही हो जाती है तो वो थ्योरी बन जाती है और वो थ्योरी एक्सेप्ट कर ली जाती है, और जब वो थ्योरी एक्सेप्ट कर ली जाती है तो वो आपके पास क्या बन जाती है, आपका लॉ बन जाती है। इसी की एक एग्जाम्पल हमारे पास दी गई है। कह रहे न्यूटन ने एक हाइपोथेसिस बनाया था नेचर ऑफ लाइट को लेके। किस चीज़ को लेके, नेचर ऑफ लाइट को लेके, कि नेचर लाइट जो है हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स पे बनी हुई है जो कि बहुत तेज़ी, जिसकी वेलोसिटी क्या है, बहुत तेज़ है, यानी कि वो बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मूव करती है। और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम न्यूटन ने क्या नाम दिया था, कार्पसल्स दिया था। उसके इस हाइपोथेसिस को ही मेड अ थ्योरी कॉल्ड कार्पसल थ्योरी ऑफ लाइट। उसने उस पर वर्क किया। वर्क करने के बाद जो है उसकी थ्योरी एक्सेप्ट हो गई, क्योंकि वो जो है आपके पास क्या कर रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, ये दो जो आपके पास फिनोमेना है, इन्हें ये एक्सप्लेन कर रही थी, इसलिए उसकी थ्योरी आपके पास एक्सेप्ट कर ली गई, जो कि क्या कहलाए आपके पास, कार्पसल थ्योरी ऑफ लाइट। अच्छा, वो और क्या एक्सप्लेन कर रही थी, शैडो क्यों बन रहा है ये भी उसने बताया। लाइट जो है, अच्छा अब ये बात गौर करिएगा, ये बात को गौर से सुनिएगा कि कार्पसल थ्योरी ऑफ लाइट आपको क्या बता रही थी कि लाइट ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब गहरा जो मीडियम होगा, पानी। पानी में लाइट तेजी से ट्रैवल कर रही है, ठीक है ना, हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जबकि एयर में जो है उसकी वेलोसिटी कम हो जा रही है। बट दिस कार्पसल थ्योरी ऑफ लाइट डिडंट एक्सप्लेन द डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन। ना इसने डिफ्रैक्शन को बताया, ना इसने पोलराइजेशन को बताया हमारे पास। इस वजह से ये जो नेचुरल फिनोमेनन थे पोलराइजेशन के, डिफ्रैक्शन के, ये किसने बताया हमें, वेव थ्योरी ने बताया। किसने बताया हमें, वेव थ्योरी में बताया, जिसकी वजह से न्यूटन की ये जो थ्योरी थी कार्पसल्स की, कार्पसल्स थ्योरी ऑफ लाइट, ये क्या हो गई आपके पास, डिस्कार्डेड हो गई, इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया और फिर वेव थ्योरी ऑफ लाइट को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब आपके पास ये जो डायग्राम है ये आपको बता रही है कि लाइट किस तरीके से पार्टिकल्स में मूव करी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में मूव करी है, जो कि क्या कहा था न्यूटन ने, ये आपके पास कार्पसल्स कहला रहे हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेशन बताया कि इसका शैडो का इन्होंने, उसके बाद इन्होंने क्या करा था, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों को बता दिया था कि लाइट जो है डेंसर मीडियम में से कैसे गुजर रही होती है, गुजरते वक्त कैसे बैंड हो जाती है, ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन आपके पास लाइट का टकरा के वापस आ जाना, रिफ्लेक्शन कहला रहा होता है हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं हम वेव थ्योरी पे। फिर क्या हुआ, अच्छा अब डिफ्रैक्शन जब हम पढ़ रहे हैं, डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो डिफ्रैक्शन देखिए आपको ये है लाइट का स्प्लिट हो जाना, कि लाइट एक सोर्स से आ रही है आपके पास और उसके बाद ये क्या कर रही है, आपके पास लाइट जो है स्प्लिट हो जा रही है, फैल जा रही है। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास इस तरह दी हुई है, ये देखिए क्लाउड में, ये कॉमन एग्जांपल है हमारे पास डिफ्रैक्शन की, कि लाइट आ एक सोर्स से रही है, लेकिन क्योंकि वो जो है झिरियाँ कहते हैं हम इसे, झिरियों में से जो है गुजर रही है, जिसकी वजह से ये क्या हो जा रही है आपके पास, डिफ्रैक्ट हो जा रही है। दिस इज कॉल्ड अ डिफ्रैक्शन। ये जो कॉमन वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, डिफ्रैक्शन, मैंने कहा ये आपको पता होने चाहिए ये क्या है, और लाइट थ्योरी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ये सब क्या है। नेक्स्ट देखें, इंटरफेरेंस भी है एक, के जो आपके पास कार्पसल्स थ्योरी ऑफ लाइट थी वो इंटरफेरेंस को भी नहीं डिस्क्राइब कर रही थी। इंटरफेरेंस देखिए, लाइट क्योंकि जब आपके पास क्या करती है, किसी भी जगह से गुजरेगी तो वो अपने आप को बैंड कर लेती है, लाइट अपने आप को क्या कर लेती है, बैंड कर लेती है। तो ये एक कॉमन सी जो है ना एग्जाम्पल लाइट की दिखाई हुई है कि दो वेव्स हैं, दो वेव्स इस तरीके से एक दूसरे पे क्या करेंगी, इंटरफेस करेंगी, तो इस जो कंडीशन को क्या कहेंगे हम, इंटरफेरेंस कहेंगे। लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इन्होंने क्या कहा था कि लाइट जो है आपके पास जो है वेव्स की फॉर्म में मूव करती है। लाइट किस फॉर्म में मूव करती है, वेव की फॉर्म में मूव करती है। फिर इन्होंने बताया इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट दिया हमें कि इंटरफेरेंस क्या होती है। इन्होंने डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दिया, किसकी थ्योरी ने, हमारे पास वेव थ्योरी ऑफ लाइट ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिए, किसके, डिफ्रैक्शन के
इंटरफेरेंस के और पोलराइजेशन के। ठीक है, अब ये देखिए जो हमारे पास इंटरफेरेंस है, दो लाइट वेव्स में मूव कर रही है, ये दो वेव्स है एक दूसरे पे इंटरफेरेंस कर ली गई। ठीक है, इस तरीके से जो है, अब इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास लाइट की, आपके पास बबल है, बबल के अंदर देखें आपके पास लाइट की दो वेव्स हैं, वो आपके पास इंटरफेरेंस कर रही हैं, तो इस तरीके से जो है रिजल्ट आ रहा है। इसी तरीके से देखिए आपके पास सीढ़ी का बैक साइड है, यहाँ पे जो है लाइट की वेव्स ने इंटरफेरेंस किया, तो इसका जो है रिजल्ट इस तरीके से आया। ओके, मैंने आपसे क्या कहा था, इस पॉइंट को गौर से सुनिएगा। कॉर्पस्कल्स थ्योरी ऑफ लाइट ने क्या कहा था कि लाइट आपके पास डेंसर मीडियम में तेजी से मूव करती है। दिस वॉज रॉन्ग, वो गलत था। लाइट हमेशा रेयर मीडियम यानी कि एयर में तेजी से मूव करेगी, जबकि डेंसर मीडियम में लाइट हमेशा क्या रहेगी आपके पास, स्लो मूव करेगी। कॉर्पस्कल्स थ्योरी इस वजह से डिस्कार्डेड हो गई थी, वेव थ्योरी एक्सेप्ट की गई थी। उसके बाद फोटॉन, कॉम्पटन, ये कॉन्सेप्ट आए जिन्होंने जो है जो कि आपके पास वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। आइंस्टाइन ने ये बताया कि दूसरी थ्योरी दी उन्होंने नेचर ऑफ लाइट के बेसिस पे, जो कि कहलाई थी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में क्या बताया गया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस लाइट को ये बताया गया कि लाइट डुअल नेचर में काम करती है। आपके पास लाइट दो तरीके से बिहेव करती है, लाइट वेव में भी बिहेव कर रही है और समटाइम लाइट पार्टिकल्स में भी बिहेव कर रही होती है। इसके अंदर छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं जो कि कहला रहे होते हैं फोटॉन, और ये जो तमाम फिनोमिना हो रहा होता है लाइट का, वो आपके पास किसने एक्सप्लेन कर दिया था, आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया था कि लाइट आपके पास दोनों तरीके से काम कर रही है, वेव की सूरत में भी काम कर रही है, पार्टिकल्स की सूरत में भी काम कर रही है, और इसके अंदर छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स होते हैं जो कि आपके पास फोटॉन कहला रहे होते हैं। और ये जो दोनों का मिक्सचर आया था, ये आइंस्टाइन की थ्योरी में आया था, और वेव थ्योरी और आपके पास कॉर्पस्कल्स ऑफ थ्योरी दोनों डिस्कार्डेड हो गई थी, और फिर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एक्सेप्ट कर ली गई थी। ठीक है, आई होप गाइस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी वे में आप लोगों को समझाया जाए, आप लोग एनर्जेटिक हो जाएं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा समझें, और स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। देखें, स्टूडेंट्स के पास जहाँ तक मेरी आवाज़ जा सकती है जाए, वो समझें इन चीज़ों को। पढ़ाई की तरफ आओ बच्चों, पढ़ाई की तरफ आओ। तुम लोग छोड़ दो ये सब जो खुराफात फैली हुई हैं, इन सब को छोड़ दीजिए, अपनी ज़िंदगी को संवारिए, अपनी ज़िंदगी को बनाइए, आए मेरा साथ दीजिए। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।